नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो कि सूझे सार संग्रह पर आधारित हमारे नोट्स होने वाले हैं, और इन पर हम फतह हासिल करने के लिए रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के उस पार जाने के लिए हमने जो सपना देखा है, इस सपने को पूरा करने के लिए ये जो करंट अफेयर्स का जो भाग है ये हमारी तैयारी में एक विशेष रोल निभाएगा। क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान जीके तो लगभग ऐसा है जिसमें हम लीड नहीं ले सकते, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है जिसमें हम लीड ले सकते हैं। हमको ये जो प्रश्न है ये आगे रख सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों की सिलेक्शन है वो है ना, पॉइंट नंबरों से या एक दो नंबरों से भी सिलेक्शन से हम वंचित रह सकते हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़नी है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने जनवरी से लेकर जून तक की हमने क्लासें भी ली थी। इसके जो नोट्स है वो ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए थे, और आप लोगों की डिमांड थी। डिमांड तो क्या है ना, अगर डिमांड नहीं भी होती, अगर हम है ना क्योंकि हमने वादा किया था आपसे कि आगे के नोट्स भी हम उपलब्ध करवाएंगे, तो ओबीसी बात है कि भाई हमने अगर कोई चीज़ आपको दी तो आगे के नोट्स भी हम उपलब्ध करवाएंगे। उसी कड़ी में हमने जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के नोट्स है वो ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और अब आपको यूट्यूब पर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की जो क्लासें हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कि इस कड़ी में अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसा कि अभी आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इन्होंने पूरे पिछले साल हम कहेगी पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे, एक एक साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे, तो आपको जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, उसमें आपको कोई दिक्कत दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन जून से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पे आप लोगों को विशेष फोकस रखना है। ठीक है, ज्यादा फोकस आपको यहां रखना है, और पिछले वाले महीनों को आप लोगों को देखते चलना है, रिवाइज करते चलना है। क्योंकि हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को क्लासें भी उपलब्ध करवाई, आप लोगों को हमने ऐप पर नोट्स भी उपलब्ध करवाए और उनके टेस्ट भी उपलब्ध करवाए। मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप इनको बार बार पढ़ रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। आप लोगों को दिन का लगभग आधा पौन घंटा इनको देना है। कोई विशेष रूप से यूं नहीं कि आपको हमेशा पूरे दिन लेके बैठना है। जैसा कि हमने जनवरी से जून तक मात्र 75 पेज दिए थे, और अब जुलाई से अक्टूबर तक को भी मिला दे तो टोटल पेज कितने हो रहे हैं, 142। यानी हमारे 10 महीने का करंट अफेयर्स केवल 142 पेज के अंदर है, और बहुत ही शॉर्ट एंड संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर विशेष फोकस रख के आप लोगों को करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि ये पोर्शन आपको सबसे आगे रखने वाला होगा, और हमको कट ऑफ के उस पार नहीं, कट ऑफ से हमको बहुत पार पहुंचना है। ठीक है, इस तो कि आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों को भगवान सांवरे सेठ का नाम लेते हैं, और आज इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, आज हमारा जुलाई महीने का करंट अफेयर्स होने वाला है। आप लोग जो आपने नोट्स की जो प्रिंट आउट निकलवाई है उसको अपने साथ रखिएगा, उसको देखते चलिएगा कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं जहाँ पे मोस्ट लगाऊं आप भी उसके आगे मोस्ट लगा लेना, और उस पर आपको नीचे नीचे अंडरलाइन करते हुए चलना है। देखो भाई, अब हम बात करेंगे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स की। तो हमारे जो जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है, इसमें देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मानों में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया दोस्तों अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भाई? अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों दिया जाता है, तो कि वन विकास और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। पीवाईक्यू है, मैंने कवर किया है। मैंने ज्यादातर सब पीवाईक्यू कवर करने की कोशिश करी है, बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने की कोशिश करी, ताकि आप लोगों को इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़े। आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी करी कि सर जल्दी नोट्स दो, जल्दी नोट्स दो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने मैसेज किए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, केवल मैं और सीपी सर करने वाले हैं। ठीक है, और कोई करने वाला है भी नहीं। फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा गुणवत्तापूर्ण मटेरियल जो है वो बिल्कुल हम है ना कम से कम रेट या बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप लोगों को उपलब्ध करवाएं। तो भाई, इस कड़ी में हमारा पहला पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्ष 2025 के लिए पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया। कितनी श्रेणियों में भी? 3 श्रेणियों में दिया गया। वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में हम कहें कि उपकार संस्थान, जो कि हमारे अलवर जिले के अंदर स्थित है, उपकार संस्थान को वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी के अंदर दिया गया। हम है ना, फिर हमसे पूछे कि वन विकास संरक्षण और वन्य सुरक्षा संरक्षण है ना व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया, तो मुरारीदान बारट और अजीत सिंह, दोनों के नाम ध्यान रखना भाई, मुरारीदान बारट और अजीत सिंह को दिया गया। फिर हमसे पूछे कि वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति पुरस्कार किसे दिया गया, तो कि गोविंद भारद्वाज और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है भाई, मुरारीदान बारट और अजीत सिंह। इनको हम जानते हैं कि वन विकास संरक्षण और वन सुरक्षा श्रेणी में दिया गया। और अगर हमसे वन्य जीव की बात करें तो गोविंद भारद्वाज और गौरी शंकर शर्मा। ठीक है, 50-50 हजार रुपए की इनको राशि दी जाएगी, और उपकार संस्थान को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये है ना तीनों जानकारियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से सीधी सीधी सी जो वो पूछी जाएगी, तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को पता ही हो कि ये जो डीजी वन फॉरेस्ट एक एप्लीकेशन है, यानी हम जानते हैं कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जो 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगामी 5 वर्षों में कुल
50 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया। तो जो पौधे तो लगा रहे हैं, इन पौधों पर निगरानी रखने के लिए पूरे देश में हमारा राजस्थान पहला राज्य बना जिसने डीजी वन फॉरेस्ट टेक एप्लीकेशन बनाया। क्यों बनाया भाई? वन विभाग की कार्य प्रणाली को आम जन के लिए उपयोगी बनाने के लिए। तो कि इस ये जो एप्लीकेशन है इसको इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से भाई? इनोवेशन अवार्ड से। ठीक है, उसके बाद में फॉरेस्ट टेक इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता जो हुई थी, इसमें 2 पुरस्कार दिए गए। प्रथम पुरस्कार में वोलियंस एनालिटिक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और दूसरा पुरस्कार चेक ऑप्टेटिक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने वैसे भी इसमें मक्खन मक्खन है जो है वो चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, तो आप लोगों को चीजें स्किप नहीं करनी, आप लोगों को मक्खन दिया गया तो इस मक्खन को आप लोगों को आराम से स्वाद ले लेके खाना है। ठीक है भाई, चलो अगला पुरस्कार देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश की 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार दिए गए। ठीक है, कितनी सहकारी समितियों को पूछा जा सकता है कि इस बार राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार दिए गए? तो कि 8 सहकारी समितियों को दिए गए। अब देखो भाई, सर्वश्रेष्ठ पैक्स जो पुरस्कार है उसमें उत्कृष्टता पुरस्कार पलसाना जो हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर में उसको दिया गया, और श्रेष्ठता पुरस्कार चॉइस एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि हमारे श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के अंदर उसको दिया गया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस पुरस्कार उत्कृष्टता श्रेणी में बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति को दिया गया, और श्रेष्ठता पुरस्कार कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को दिया गया। फिर हमसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति का पुरस्कार उत्कृष्टता श्रेणी में आपने सहकारी समिति लिमिटेड को दिया गया, और श्रेष्ठता पुरस्कार केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड को दिया गया। फिर हमसे पूछे कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्कृष्टता श्रेणी में सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड को दिया गया, और श्रेष्ठता पुरस्कार जेठाना दूध उत्पादक सहकारी समिति को। आपको ये चीजें, मुझे पता है इतनी 8 पुरस्कार एक साथ याद नहीं हो सकते, लेकिन आप इन्हें स्किप मत करना, बार बार पढ़ना, क्योंकि बार बार पढ़ने से चीजें ज्यादातर तो चीजें वैसे याद हो जाती है। कोई चीज समझ में नहीं भी आती है तो उसे बार बार पढ़ोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखो भाई, अगला हमारा पुरस्कार कौन सा है? अगला पुरस्कार हमारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो है ये हमारे एचसीएम रीपा के अंदर। एचसीएम रीपा क्या है भाई? हम जानते हैं कि अगर कोई मेरा जो दोस्त है वो अगर है ना 3rd ग्रेड से आगे अगर आरएस की तैयारी करे, आरएस बनने के बाद उसे ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? तो कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और यहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। इस पुरस्कारों में पहला पुरस्कार हमारे अजिताभ शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? ध्यान रखना, अजिताभ शर्मा को दिया गया, और राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए दिया गया। अगला जो पुरस्कार है, ठीक है, वो हमारे देवराज को दिया गया, यानी 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए। एक अजिताभ शर्मा है, एक हमारे देवराज है, और एक हमारे डॉक्टर विपिन माथुर है। ठीक है, इनका आप ध्यान रखना। डॉक्टर विपिन माथुर को मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी नवाचार के लिए दिया गया। ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। उसके बाद अगला पुरस्कार देखो भाई, हमारे जो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक जो पुरस्कार है वो डॉक्टर धीरज सिंह को दिया गया। कौन सा पुरस्कार भाई? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने वाले होने वाले कौन है भाई? डॉक्टर धीरज सिंह। ये हमारे जोधपुर में जो काजरी है ना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, क्या लगाना? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, क्योंकि 1-2 बार तो परीक्षा में पूछा जा चुका है, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी 2nd ग्रेड में पूछा गया था, आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये इंपोर्टेंट बनता है। तो हमको ध्यान रखना है, काजरी के वैज्ञानिक है डॉक्टर धीरज सिंह, इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो कि इन्होंने अर्ध शुष्क परिस्थितियों में भी, हम जानते हैं, किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके, ठीक है, कि हम जानते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर जो जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क के अंदर आती है, तो कि ऐसी जलवायु में भी किस प्रकार की फसलें उगाई जाए, किस प्रकार से फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए, इस पर काम करने के लिए डॉक्टर धीरज सिंह को सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, चलो आप लोगों को नोट साथ में रखना है ताकि मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा। आप यूं नहीं कि यार सर आप एक एक चीज रुक रुक के बताओ, इतना समय आप लोगों के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। नोट्स आपके पास होने चाहिए, आप लोगों को बस नीचे नीचे लाइन करते हुए चलना। एक बार आप क्लास देख लोगे उसके बाद नोट्स पढ़ लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद बार बार आपको नोट्स पढ़ने रिवाइज करना है। अगला देखो भाई, 12वां भारत गौरव अवार्ड जो हमारे जो समारोह है, ये हमारे ब्रिटिश जो संसद है, कौन सी? हाउस ऑफ कॉमन्स। कोई पूछे कि ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है भाई? हाउस ऑफ कॉमन्स। उसमें 12वें भारत गौरव अवार्ड का सम्मान हम कहें कि समारोह आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के 5 व्यक्तियों को, हम कहें कि कुल हमारे देश के 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे राजस्थान की 5 हस्तियां शामिल है। कौन है भाई 5 हस्तियां? एक तो हमारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो निदेशक है किरण अग्रवाल, वो है। एक हमारे पद्मश्री गुलाबो सपेरा है, ध्यान रखना, हमारे कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। एक हमारे राजेंद्र कुमार सेतिया है, एक सुनील खेतपालिया है, और एक संजना किरणानी। 5 के नाम ध्यान रखना, और इन 2 के नाम तो विशेष ध्यान रखना। ठीक है भाई, किरण अग्रवाल और पद्मश्री गुलाबो सपेरा। कौन सा पुरस्कार भाई? 12वां भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखो, अगला सवाल हमसे क्या, अगला हमारा पॉइंट क्या करा? पहली बार राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड।
कौन सा अवार्ड भी दिया गया, पहली बार दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई। जो अवार्ड पहली बार दिया जाता है उसके आगे मोस्ट लगाना। पहली बार दिया गया फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। ये हमारे 27 जुलाई 2025 को जयपुर में दिया गया, जिसमें हम जानते हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मार्तंड रैना को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है भाई, मार्तंड रैना। बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ईयर कौन है भाई, अल्ताफ हुसैन। सर्वश्रेष्ठ रेफरी अवार्ड जो है ये हमारे कर्मवीर खिचड़ और जस्टिस जेस को दिया गया। फिर हम जानते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड है, ये हमारे विशाल कलोसिया और धैर्य सनाडे को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का जो पुरस्कार हनुमानगढ़ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ महिला में बीकानेर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एकेडमी पुरुष जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ एकेडमी महिला में हमारे मगन सिंह राजवी एफसी जो है बीकानेर उसको दिया गया। हमको विशेष रूप से ये प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्तंड रैना का जो है वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अगला पुरस्कार आता है हमारी कृषक उपहार योजना। कोई हमसे पूछे कि ये कृषक उपहार जो योजना है ये कब शुरू हुई भाई, तो ध्यान रखना हमको इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि जो किसान जो होते हैं ये मंडियों में जाकर अगर अपनी फसल को कूपन के थ्रू बेचे, ई कूपन के थ्रू बेचे, तो ये उनको ये कृषक उपहार योजना में उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य ये योजना शुरू की गई है, जिसमें कृषि विपणन विभाग, इस विभाग का भी ध्यान रखना, कृषि विपणन विभाग द्वारा दिए जाते हैं पैसे। और राज किसान पोर्टल पर किसान को जो है ना, इस पोर्टल पर उनकी लॉटरी निकाली जाती है, ठीक है। और इस राशि का पुनर्भरण कौन करता है, तो कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कोई हमसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी हमको ध्यान रखना है। 3 पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार है वो हम जानते हैं कोटा के गोलू को दिया गया 2.5 लाख रुपए। दूसरा पुरस्कार ओम प्रकाश को दिया गया हनुमानगढ़ के 1.5 लाख रुपए। और तीसरा पुरस्कार जो हमारे कोटा के राम भरोस जी को दिया गया। यानी पहला पुरस्कार भी कोटा के गोलू को, और दूसरा पुरस्कार हनुमानगढ़ के ओम प्रकाश को, और तीसरा पुरस्कार कोटा के राम परोस को, ठीक है भाई। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ एक थोड़ी सी एडिशनल जानकारी और लिखी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंडी स्तर पर, वहां तो हमने देखा 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख, अब यहाँ देखो भाई मंडी स्तर पर पुरस्कार, पहला पुरस्कार 25,000, दूसरा पुरस्कार 15,000, तीसरा पुरस्कार 10,000, ठीक है। खंड स्तर पर इसे डबल पुरस्कार मिलता है, यानी पहला 50,000, दूसरा 30,000, तीसरा 20,000। ये पुरस्कार कभी कभी पूछे जाते हैं। आप लोगों के सिलेबस में कृषि दिया गया है, तो कि आप लोगों को कृषक उपहार योजना जो कि 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आपको ये जानकारी कहीं और से मिसमैच मिलती है तो इस जानकारी को सही माने, अपने भाई अतुल पारिक पर विश्वास रखें, और ये जानकारी आपको 100% प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है भाई। अभी देखो, अभी हमारी कृषक उपहार योजना में, ठीक है, एक चीज और बताना भाई कि है ना, इस लॉटरी के माध्यम से जो हम जानते हैं कि हम है ना लॉटरी निकाली जाती है। इसमें अगर आप 10,000 है ना 10,000 से ज्यादा की अगर आप फसल बेचते हैं तो आपको लॉटरी से पैसा मिलेगा। ये हमारे फॉरेस्ट गार्ड को जो पेपर हुआ था 2020-22 के अंदर, उसमें पूछा गया था, ठीक है। अभी हमारी कृषक उपहार योजना में कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया भाई, योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए पेमेंट प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। यानी अगर आप है ना, मतलब जैसे ऑनलाइन अगर आप फसल बेचते हैं, ठीक है, अगर आप मंडी में जाके ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अगर आप फसल बेचते हैं तो ये आपको इस योजना के है ना योजना के तहत लाभ मिलेगा। और संशोधित योजना में ई पेमेंट से प्राप्त कृषि उपज विक्रय की प्राप्त 10,000 रुपए की राशि और इसके गुणकों में उपहार कूपन इनाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी किया जा सकेगा। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेंगे तो ये आपको पुरस्कार मिलेगा, और आपके 10,000 रुपए की राशि और इसके गुणकों में होगा तो ये आपको पुरस्कार राशि जो है वो दी जाएगी, ठीक है भाई। कृषक उपहार योजना हमारे पहला पुरस्कार कोटा के गोलू को, दूसरा पुरस्कार हमारे हनुमानगढ़ के ओम प्रकाश को, और तीसरा पुरस्कार कोटा के राम भरोस को, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। हम जानते हैं कि विज्ञान भवन में 17 जुलाई 2025 को ये जो है ना स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया गया, किसने दिया भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय था भाई, तो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया। इसमें एक पहले है ना एक लीग बनाई गई, सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी। और सुपर स्वच्छता जो लीग श्रेणी है, इसमें शहर जो है वो 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहर आते हैं। कौन सी श्रेणी भाई, सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी है। इसमें हमारा डूंगरपुर शहर शामिल है। कौन सा शहर है भाई, डूंगरपुर शहर शामिल है। इसमें देश के 23 सुपर स्वच्छता लीग सिटीज में शामिल राजस्थान का एकमात्र शहर, यानी पूरे देश में 23 जो हम कहेंगे 23 शहरों को शामिल किया गया इस लीग के अंदर, सुपर स्वच्छता लीग सिटी में, जिसमें हमारे राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा शामिल है भाई, डूंगरपुर। डूंगरपुर को लगातार 5वीं बार ये पुरस्कार मिला, ये भी हमको ध्यान रखना। और अब तक
स्वच्छता के क्षेत्र में डूंगरपुर जो है कुल 8 पुरस्कार जीत चुका है। ठीक है भाई। इसमें 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर है, और 10 लाख से अधिक की आबादी में जयपुर ग्रेटर को 16वां और जयपुर हेरिटेज को 20वां स्थान मिला। ठीक है भाई। चलो उसके बाद एक ये टेबल बनाई गई है, इस टेबल में आप लोग देख लेना भाई, 10 लाख से अधिक आबादी में 2 ही है, जयपुर ग्रेटर निगम को 16वां स्थान है, जयपुर हेरिटेज को 20वां स्थान है। उसके बाद 3 लाख से 10 लाख की आबादी में ये कुछ 5-7 जगह के नाम है, ये आप एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को ध्यान रहेगा। मीडियम सिटी में केवल सीकर को शामिल किया गया, यानी 50,000 से 3 लाख की श्रेणी में केवल सीकर शामिल है, और 20,000 से 50,000 छावनी श्रेणी में, यानी 20,000 से 50,000 सुपर स्वच्छता लीग में तो डूंगरपुर शामिल है, और छावनी बोर्ड के अंदर हमारी 2 छावनियां नसीराबाद और हमारे अजमेर कैंट को शामिल किया गया। ठीक है भाई। चलो ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला पुरस्कार आता है हमारे राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह। कौन सा पुरस्कार भाई? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित इस समारोह के दौरान उत्कृष्ट है ना कार्य करने वाले जिलों और जो ब्लॉक है उनको 28 जुलाई 2025 को सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान मिला भाई? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान। अब देखो इस अभियान के तहत, है ना, इस अभियान के तहत नीति आयोग के जो सभी जो 6 प्रमुख सूचकांक हम कहेंगे जो संकेतक है, उनमें 100% है ना जो लक्ष्य प्राप्ति करने वाली करौली जिला, कौन सा जिला भाई? करौली जिले को स्वर्ण पदक मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, परीक्षा में पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सुपर स्वच्छता लीग में डूंगरपुर है, और हमारे राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में करौली जिले को स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है। इसने 6 प्रमुख संकेतकों में 100% की लक्ष्य की प्राप्ति की है। ठीक है। फिर हमसे पूछे कि 4 संकेतकों में संतृप्ति के लिए जैसलमेर, सिरोही, बारां और धौलपुर को कांस्य पदक दिया। ये कांस्य पदक पूछा जा सकता है। जैसलमेर, सिरोही, बारां, धौलपुर को कांस्य पदक। इसके बाद हमारी उदयपुर का खेरवाड़ा, नागौर का जायल और पाली के रानी ब्लॉकों को 6 संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके अलावा 20 अन्य ब्लॉक और भी है जिनको रजत, कांस्य और ताम्र पदक भी दिए गए। ठीक है भाई। तो इसमें हमको विशेष रूप से ध्यान रखना करौली जिले का कि उसने 6 के 6 ही, है ना, जो नीति आयोग के जो 6 संकेतांक है उसमें 100% लक्ष्य के साथ में उसको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अगला देखो भाई, विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय जो सम्मान समारोह है, इसका आयोजन हम जानते हैं कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मनाया गया। थीम क्या थी भाई? मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। ठीक है भाई। हम जानते हैं कि आजकल जो है मतलब है ना, पहले के टाइम में भी बाल विवाह हो जाते थे और कम उम्र में जो है वो महिलाएं मां बन जाती थी, तो इसकी थीम क्या रखी गई? मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। ठीक है। इसी के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का भी शुभारंभ किया गया, और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे गजेंद्र सिंह जो खींवसर है, उन्होंने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया। अब कौन कौन से जिले सम्मानित हुए भाई? पहले पे बांसवाड़ा है, दूसरे पे भीलवाड़ा है और तीसरे पे प्रतापगढ़ है। ध्यान रखना भाई, पहले पे बांसवाड़ा है, दूसरे पे भीलवाड़ा और तीसरे पे प्रतापगढ़ है। और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला जो निजी चिकित्सालय वो कौन सा भाई? हरिओम अस्पताल है उदयपुर के अंदर, और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है हमारे उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई। ध्यान रखना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले, दोनों हॉस्पिटल उदयपुर जिले के हैं। एक हरिओम हॉस्पिटल है और एक हमारे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद हम जानते हैं कि आशान्वित ब्लॉक, कौन से ब्लॉक भाई? आशान्वित जो ब्लॉक है, आशान्वित ब्लॉक श्रेणी में पहला पुरस्कार निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ को दिया गया। गैर सरकारी संगठन में पहला पुरस्कार पे हमारे FRHS इंडिया रहा। सर्वाधिक नसबंदी में सर्वश्रेष्ठ सर्जन जो पुरस्कार है ये पूछा जा सकता है भाई डॉक्टर मनोज अरोड़ा। कौन है भाई? सबसे ज्यादा नसबंदियां किन्होंने करी भाई? मनोज अरोड़ा ने करी। ठीक है। अगला देखो भाई, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद ये पुरस्कार बार बार हम जानते हैं कि अभी आप लोगों को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की ये योजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद। आप लोगों को हर एक जिले का उत्पाद लगभग पता होना चाहिए। वैसे तो उत्पाद वही है जो हम जनरली पढ़ते आते हैं कि गंगानगर का कीनू है, झालावाड़ का संतरा है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो लिस्ट है वो देखनी है, क्योंकि अभी पटवारी हो, वीडियो हो, सब में ये सवाल आ रहा है। तो आप लोगों को एक जिला एक उत्पाद के तहत जितने भी उत्पाद है उनको विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देकर पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद जो स्कीम है, इसको हम जानते हैं कि इसको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, यानी हमारे राजस्थान ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया और उसको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। कोई पूछे कि एक जिला एक उत्पाद नीति कब जारी की गई भाई? 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई। मैंने एडिशनल जो जानकारियां थी, इंपॉर्टेंट जो जानकारियां थी, वो भी आप लोगों को इसके साथ देने की कोशिश करी है। यानी ये सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं होने वाले, करंट अफेयर्स के साथ में हमको PYQ हो, चाहे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आर्ट्स पास की जो जानकारी है वो भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करी। अगला देखो भाई, डॉक्टर प्रभात दीक्षित जो है इनको राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना।
राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रभा दीक्षित को, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पर्यावरणविद है डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, इनको ख्वाब फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको भाई? डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नरेंद्र भूषण को सम्मानित किया गया। अब राजस्थान के शहीदों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से, एक हमारे हम जानते हैं हमारे मुस्तफा बोरा है जो कि उदयपुर के रहने वाले, एक हमारे मेजर विकास बाम्बू जो है वो हमारे हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इनको 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है ना, किया गया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, किया जाएगा नहीं, किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है 5 जुलाई को 2 व्यक्तियों को, एक तो हमारे मुस्तफा बोरा है, एक हमारे मेजर विकास बाम्बू, दोनों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया भाई। अगला देखो, अगला सवाल है ना, अगला हमारे पॉइंट क्या कर रहा है कि ट्विंकल पुरोहित, ट्विंकल बनी मिस राजस्थान 2025। ध्यान रखना भाई, अभी मिस राजस्थान प्रतियोगिता जो हुई थी हमारी बिरला ऑडिटोरियम में, उसमें ट्विंकल पुरोहित को मिस राजस्थान का खिताब मिला है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रनर अप कौन रही, सेकंड कौन रही, ये नहीं पूछा जाता है वैसे, है ना। इतना अगर पूछने बैठेगा तो आरपीसी पूछती है, जनरली कर्मचारी चयन बोर्ड इतना डीप से नहीं पूछता है। हमको ध्यान रखना मिस राजस्थान ट्विंकल पुरोहित, बस इतना काम हमारे खत्म है। आप लोगों को जानकारियां मैंने दी है, लेकिन उन जानकारियों में भी किस प्रकार से हमको जानकारियां उठानी है, किस प्रकार से हमको उस लोगों का उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कोई पूछे विजनरी इंडिया अवार्ड डॉक्टर कुलदीप तिवारी। अगला देखो भाई, हमारे जो ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका जो है, ठीक है, इसने एक सर्वे किया और दुनिया के घूमने और देखने लायक टॉप 5 शहरों में जयपुर को 5वां स्थान दिया गया। ध्यान रखना भाई, एक हम कहेंगे आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में जो हमारे कहेगी दुनिया के जो 5 घूमने लायक जो शहर है उसमें जयपुर को 5वां स्थान। ठीक है, टोटली 5 शहरों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान का जो जयपुर है वो 5वें नंबर पे। उसके बाद पत्रिका इग्नाइट्स पुरस्कार दिया गया राजस्थान पत्रिका द्वारा, इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनता है। कोई पूछे कि पत्रिका इग्नाइट्स पुरस्कार किनको दिया जाएगा, तो कि 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं होती है इनमें जो छात्र छात्रा अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक हमारे योजना चल रही है मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त योजना, इसमें हमारे जो बिलड़ा, ठीक है भाई, बिलाड़ा प्राथमिक सहकारी समिति जो है वो प्रथम स्थान पर रही, और चित्तौड़गढ़ के जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है ये दूसरे स्थान पर रहा। दोनों का हमको ध्यान रखना है, दोनों बैंक है ये, बिलाड़ा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है और चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, ये दूसरे स्थान पर रहा। कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त योजना के तहत इनको सम्मानित किया गया। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है और चित्तौड़गढ़ हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, दोनों ही सहकारी समितियों को पहला और दूसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, ये हमारे पुरस्कार हुए। अगला देखो भाई, अगली चीज हमारे है राजस्थान विशेष तथ्य। अब राजस्थान विशेष तथ्य में आपको पता ही है कि आरपीसी जिसे हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जानते हैं, इसका मुख्यालय हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। और इस आरपीसी में दोस्तों अब सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? 10 कर दी गई है। ठीक है, कब करी भाई? 14 जुलाई 2025 को करी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन से नियमों में संशोधन किया गया? तो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तों के नियम 1974 के नियम 3(1) में संशोधन। ये नियम जरूर ध्यान रखना भाई, कौन से नियमों में? 1974 के जो नियम है सेवा शर्तों के नियम, उसके 3(1) में संशोधन किया गया। और उसके बाद विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लागू हो जाएगा। ठीक है भाई, एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति। अब देखो भाई, यहां से प्रश्न आरपीसी ने भी पूछा है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जब आरपीसी का गठन हुआ था, आरपीसी के गठन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 1+2, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1962 में फिर सदस्य 2 से बढ़ाकर कितने कर दिए भाई? 3 कर दिए। 1965 में 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। 1985 में 4 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। ठीक है, अब ये 1985 वाली जो बात है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी एक विवाद मिलता है। विवाद क्या मिलता है कि दोनों ही चीजें आरपीसी के हिसाब से देखना, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य के स्थान पर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य कब किए गए। ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइन है एक प्रकार से विवादास्पद लाइन हो सकती है। इसका मैंने पूरा आप लोगों को नीचे बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि 17 नवंबर 1981 को जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो विनियम है 1974, इसके हिसाब से तो 17 नवंबर 1981 को सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की, लेकिन आरपीसी का जो 74वां जो वार्षिक प्रतिवेदन था इसके अनुसार 1985 के अंदर सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 करी। तो इसका हमने विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई हमसे पूछे कि आरपीसी ने सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी का ना कब करी, तो ये 1981 और 85 दोनों 7 ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर दोनों 7 ऑप्शन में आता है तो हमको प्राथमिकता किसको देनी है? 17 नवंबर 1981 को देनी है। ठीक है, इसको प्राथमिकता नहीं देनी है। इसको मैंने यहाँ से काट के यहाँ के बाद दोनों बहुत व्यवस्थित तरीके से इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को चीज समझ में आए। ठीक है, 17 नवंबर 1981 को हमको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद 5 से बढ़ाकर 7 सदस्य कब किए गए? 27 जून 2011 को।
और 7 से बढ़ाकर 10 कब किए गए? 17 जुलाई 2025 को। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी अभी हमारे अब हमारे आरपीसी में अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी उत्कल रंजन साहू। और हम जानते हैं कि भाई अब एक अध्यक्ष के साथ में 7 सदस्यों की नियुक्ति होगी 17 जुलाई 2025 से। ठीक है भाई। अब देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर है, उसका जो प्रबंधन समिति है उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें सरकारी भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारे जो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, ये हेरिटेज लुक में तैयार होने वाला राजस्थान का पहला संस्थान होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी कोई काम की जानकारी नहीं है, पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अभी देखो, अब हमारे राजस्थान में जो 3 महाविद्यालय, इनके नाम में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया भाई? जो राजकीय जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय था ओसियां वाला, उसका नाम शहीद गोरखराम वीरचंद राजकीय स्नातकोत्तर कर दिया गया। यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओसियां जो महाविद्यालय था उसका नाम शहीद गोरखराम वीरचंद राजकीय स्नातकोत्तर हो गया। एक हमारे जो राजकीय कला महाविद्यालय है बूढ़ा जोड़ रायसिंह नगर के अंदर, उसका नाम राजकीय गुरु जामेश्वर कला महाविद्यालय हो गया। और हमारे राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर जो है, इसका नाम मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर हो गया। ठीक है भाई। तो इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अभी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, इंपॉर्टेंट लगाना है इसके आगे, परीक्षा में पूछा जाएगा कि इस बार कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, तो कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। ठीक है। कब मनाया गया? 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के अवसर पर। कहाँ मनाया गया? तो कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि हमारे बागरोटा रोड जयपुर के अंदर है, वहां पर ये 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। जो शुभारंभ वो हमारे भजन लाल जी शर्मा ने सिंदूर का पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया, और इसमें एक ही दिन 2.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, कीर्तिमान स्थापित किया। मिशन नैरालो राजस्थान के तहत जयपुर जिले ने 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर देश के 41 जिलों में पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी जयपुर जो जिला है उसने 42 लाख पौधे लगाकर 41 जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे जोधपुर के खेजड़ली में अमृता इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। अभी हमारे बजट में भी चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछे कि अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? जोधपुर के खेजड़ली में। हम जानते हैं कि हरित अरावली विकास परियोजना जो है, इसके लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है। और देश में 3,500 से अधिक स्थानीय प्रजातियों को वन मित्र बनाया जा रहा है। ये है ना, स्थानीय जो प्रजातियां उनको वन मित्र, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कि हमसे कोई पूछे कि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जगत गुरु रामानंदाचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, वहां पर मनाया गया हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई 2025 को। ठीक है भाई। अगला देखो, सहकार एवं रोजगार उत्सव 2025। ये सहकार और है ना, ध्यान रखना भाई, 17 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर दादिया ग्राम जो जयपुर है, वहां पर सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री जो है मोटा भाई अमित शाह जी जो है, इन्होंने इसके मुख्य अतिथि रहे। ठीक है। यहाँ पे भजन लाल जी शर्मा ने इनको चूरू के कलाकार की बना एक हमारे चंदन की बनाई हुई गदा भी भेंट करी थी। और हमारे जो सहकारिता मंत्री जो है गौतम कुमार दत्त, इन्होंने मुख्यमंत्री को मोहित जांगड़ की बनाई हुई चंदन की कृष्ण पंखी भी भेंट करी। ये कोई इससे विशेष बातें नहीं है, हमको ध्यान रखना है। और हमारे श्वेत क्रांति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से जो प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च किया गया, श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई। चलो, ये हमको ध्यान रखना है। काम की चीजें भी, सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दादिया जयपुर में 17 जुलाई 2025 को। मुख्य अतिथि कौन थे भाई? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। अब देखो भाई, तीज महोत्सव 27 से 28 जुलाई 2025 को मनाया गया जयपुर में पर्यटन विभाग ने। खत्म बात है भाई। अगला देखो, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज स्वदेशी प्रोजेक्ट सदा आगे। ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्वदेशी प्रोजेक्ट जो है सदा आगे कहाँ मनाया गया? तो कि हमारे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर के अंदर। कब भाई? 8 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, जो कि हमारे स्वदेशी रूप से विकसित जो गोला बारूद है उनका सफल परीक्षण हुआ वो किया गया। ठीक है। इसका जो हम जानते हैं कि भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान जो संगठन है डीआरडीओ, जिसे हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर ये प्रोजेक्ट सदा आगे की पहल करी है और हमारे जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर करी है। ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां नहीं है। मैं जो जानकारियां बोल रहा हूँ उसका जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, और वही हमारे इंपॉर्टेंट जानकारियां। अगला देखो भाई, जैसलमेर जिले में रताड़िया ढेरी रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती। अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे जैसलमेर जिले में रताड़िया ढेरी जो एक हमारे जो ढाणी है, वहां पर
पहली सिंधु घाटी बस्ती जो है उसकी खोज की गई। किसने करी भाई? इतिहास प्रवक्ता दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगीड़। इन्होंने जैसलमेर जिले के रताड़ियारी डेरी नामक स्थान पर एक नया हड़प्पा कालीन स्थल की खोज करी है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जगह का नाम पूछा जा सकता है कि रताड़ियारी डेरी कहाँ है, तो कि हमारे जैसलमेर के है ना, हमारे जैसलमेर जिले के अंदर है। अब यहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। ऐसी कोई विशेष बातें नहीं है, जो बातें मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने हाईलाइट करी है। क्या क्या मिला भाई? यहाँ से हमको लाल मृदभांड मिले हैं, मिट्टी एवं शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएं, पाषाण उपकरण, कीलनुमा ईंटें मिली है और भट्टियां भी मिली है। ठीक है भाई। और यहाँ से हमको गुजरात के कणमेर, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से प्राप्त भट्टियों के समान जो अवशेष है वो भी हमको प्राप्त हुए। ठीक है। काल निर्धारण, और हमसे पूछे कि ये किस काल में हुई है, तो कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व नगरीय चरण, यानी हम जानते हैं कि ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य जो है इस हमारी रताड़ियारी डेरी जो है ये सभ्यता का विकास माना जाता है कि इसके आसपास इसका विकास हुआ था। इसमें टेराकोटा पट्टियां, मृदभांड, पाषाण उपकरण और चट ब्लेड के जो अवशेष है उनको चिन्हित किया गया और सिंध क्षेत्र में हरिपाई जो व्यवस्था है उसको मतलब उसके समकालीन मानी जाती है। ठीक है भाई। चट ब्लेड क्या होता है? तो एक प्रकार का पत्थर है। कोई पूछे कि चट ब्लेड क्या है भाई? एक प्रकार का पत्थर है। इसमें लंबी दूरी के व्यापार और संसाधनों के बंटवारे को दर्शाती है। ठीक है भाई। और इसकी जो बिल्कुल जो बसावट है वो सिंधु घाटी के शहरों की सभ्यता के विशेष के समान मानी जाती है। ठीक है भाई। तो ये रताड़ियारी डेरी कहाँ भाई? जैसलमेर के अंदर है। अगला देखो, पुष्कर के अंदर पहली बार हमारे राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता हुई। ये प्रश्न आरपीसी ने पूछ लिया है। कोई पूछे कब हुआ भाई, तो कि 6 जुलाई 2025 को 6 जुलाई 2025 को पहली बार राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन पुष्कर के अंदर किया गया, जिसका आयोजन कैमलेट स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के नेतृत्व में किया गया। ठीक है भाई। ये हमको ध्यान रखना है। आरपीसी ने अभी फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में भी पूछा, ऊंट दौड़ का आयोजन 6 जुलाई 2025 को कहां किया गया? पुष्कर अजमेर के अंदर किया गया। किसके सहयोग से भाई? कैमलेट स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के तत्वाधान में या इनके संयुक्त सहयोग से किया गया। अब देखो भाई, अगला हमारा आईआईटी जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। मैं कर रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, 2-3 बार मोस्ट लगा लेना कि कोई पूछे उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनेगा भाई? हमारे उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आईआईटी जोधपुर के अंदर बनेगा। ये आईआईटी जोधपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन हब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आधारित है और यह उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर होने वाला है। ठीक है। इसके लिए आईआईटी जोधपुर और राजस्थान सरकार के मध्य एक एमओयू हुआ है, लगभग 205 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और यहाँ से प्रतिवर्ष 350 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। यह आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसा ये कुछ दिखाई देगा। ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, इसको फोटो भी मैंने साथ में लगाई है ताकि आप लोगों को जो है वो एक प्रकार से चीजें क्लियर हो और आप लोगों को समझ में आए। जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। हमारे लिए सबसे मेन हेडलाइन तो यही है। अभी तक हमारे पूरे देश में 4 ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। एक हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, एक हमारे पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, एक हमारे केरल के अंदर है और चौथा और हमारे उत्तर भारत का पहला कहां स्थापित होगा भी? आईआईटी जोधपुर के अंदर 205 करोड़ रुपए की लागत से और प्रतिवर्ष 305 ग्रीन हाइड्रोजन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई। चलो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री जो है दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री भी है और हमारे कौन सी मंत्री भी है? पर्यटन मंत्री भी है। इन्होंने पहली बार बायो फोर्टिफाइड मिलेट है ना, मिलेट न्यूट्री बार जो पहल है वो शुरुआत करी है और ये शुरुआत कहां से करी भी? 15 जुलाई 2025 को दिया कुमारी जी ने केंद्र की श्री अन्न योजना के तहत। ठीक है। श्री अन्न जो योजना है, श्री अन्न योजना के तहत दिया कुमारी जी ने बायो है ना, हम जानते हैं बायो फोर्टिफाइड मिलिट्री न्यूट्री बार पहल की शुरुआत करी है। ये जो न्यूट्री बार है ये जयपुर और उदयपुर कहाँ से शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों से की गई। जयपुर और उदयपुर जो है उनकी 544 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया और 3 से 6 आयु के बच्चे जो है उनके है ना 10,000 बच्चों को जो है ये है ना एक प्रकार से ये जो न्यूट्री बार है वो दिया जाएगा। इसमें 6 महीने तक प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 5 दिन 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी। ये पूछा जा सकता है कितने महीने तक दी जाएगी? 6 महीने तक और 5 दिन में है ना, 5 दिन में 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हर 5 दिन में एक न्यूट्री बार दी जाएगी। ठीक है भाई। क्या इसका क्या उद्देश्य है? तो वही कि बच्चों के पोषण को बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना। और वो लोग आंगनबाड़ी नहीं आते, आंगनबाड़ी से भाग जाते हैं, तो आंगनबाड़ी के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के उद्देश्य की गई है। ठीक है। कोई पूछे कि बायो फोर्टिफाइड बाजरा क्या होता है? तो कि ये एक प्रकार से बाजरा, गुड़, शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा मिल सके। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला हमारा मिशन बहुत ही चर्चा में, मिशन हरियालो राजस्थान। तो मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई थी। ये एक पेड़ माँ के नाम, मुख्यमंत्री जी का अभियान, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभियान चला था एक पेड़ माँ के नाम, जिसकी शुरुआत 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई थी। और उसी अभियान से प्रेरणा लेकर मिशन हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, 2024-25 में 7 करोड़ पौधे, जबकि 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें काम की चीज क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के 22 शहरों में, ठीक है, 22 शहरी नगर वन विकसित किए जाएंगे और 18 और शहरी नगर जो है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं। यानी केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के कितने नगर वन, शहरी वन स्थापित किए जाएंगे, तो 22 किए जाएंगे, जिसमें से 18 को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। ये हमारे काम की जानकारी। अगला देखो भाई, अगला हमसे करा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये योजना बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसमें बीपीएल जनगणना 2002 में जो चिन्हित परिवार थे उनका चयन किया गया। ध्यान रखना भाई, सुधार लाना, गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया। दोस्तों आपको कहीं कहीं 5000 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 5002 भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 5000 भी मिलेगा, कहीं कहीं 5002 भी मिलेगा। इसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है, आपको दोनों ऑप्शन में साथ नहीं होंगे। वैसे 5000 को ही आपको प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जब सूजस में 2 बातें लिखी हुई, एक सूजस में 5000 लिखा हुआ है, एक में 5002 भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे जो एक अलवर जो जिला है उसमें 2 गांव नए ऐड है ना, 2 गांव नए बने हैं, तो ये उन 2 गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा विशेष रूप से भी ध्यान रखना है। अगर 5002 आए तो आप लोगों को 5002 पे पहले प्राथमिकता देनी है। वैसे दोनों साथ में नहीं आएंगे, और आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। 5002 गांवों का चयन किया गया, ठीक है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। और इसमें हम जानते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो है कि भाई जो चयनित जो बीपीएल परिवार है उनको रोजगार और आजीविका से जुड़ी जो गतिविधियां, उनके लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जो जुड़ी हुई है उनको 15,000 की कार्यशील पूंजी राशि दी जाएगी। और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं खुद के प्रयासों से, उनको सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी जिला रैंकिंग पुरस्कार भी दिए जाएंगे, हर 3 महीने में दिए जाएंगे, जिसमें पहले पुरस्कार में 50 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार में 35 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार में 25 लाख रुपए हर जिले को दिए जाएंगे 3-3 महीने के अंदर। जो भी जिला जो है वो अपने क्षेत्र में गरीबी मुक्त गांव योजना है ना, गरीबी मुक्त गांव योजना का ज्यादा से ज्यादा उसको है ना लाभान्वित करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करेगा, उनको 25 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए की राशि है वो 3-3 महीने में दी जाएगी। अगला देखो भाई, अगला हमारे कह रहा है डेयरी विभाग, ठीक है। जैसे कृषि विभाग की योजना थी कृषक उपहार योजना, वैसे डेयरी विभाग की भी योजना है दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष योजना। क्या योजना भाई? इसमें राजस्थान के जो 4 डेयरी जिले हैं, कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालोर, उनमें 20,000 से अधिक जो पंजीकृत जो पशुपालक है उनके लिए एक विशेष कल्याणकारी योजना लागू करी है। क्या क्या मिलेगा इस योजना में? तो कि इस योजना के कुछ विशेष फायदे दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपए लीटर प्रत्येक के अलावा, हम जानते हैं कि 2 रुपए से बढ़ाकर जो प्रति लीटर अनुदान राशि जो बढ़ाकर कितने कर दी थी? 5 रुपए। लेकिन उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालोर, इन 4 जिलों के जो पशुपालक है उनको 5 लीटर के साथ में, मतलब 5 रुपए के साथ में 2 रुपए और मिलेंगे, यानी कुल मिला के कितने रुपए दिए जाएंगे उनको? प्रति लीटर 7 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कितने? प्रति लीटर 7 रुपए का। 5 रुपए तो सबको मिल रहे हैं, 5 रुपए के साथ में उनको 2 रुपए बोनस के रूप में। उसके साथ में स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा में मात्र 370 के प्रीमियम पर 2.5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और मात्र 14 रुपए में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य बीमा तो 2.5 लाख रुपए का और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ठीक है भाई। इसमें सरस लाडो मायरा योजना, इंपॉर्टेंट योजना लगाना भाई, ये योजना परीक्षा में छप सकती है भाई। सरस लाडो मायरा योजना में पशुपालकों के बेटियों के विवाह के अवसर पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा, ठीक है। किसानों को घरों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 29,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसी चीजें जो है आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी, पढ़नी। अगला देखो भाई, है ना, ऐसी चीजें जो हमारे गलत नहीं होनी चाहिए, ये हमको आगे रखने वाली चीजें होगी। और आप लोगों को ये नोट्स जो वो साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है, साथ साथ में देखते हुए चलना है कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहे हैं, कहाँ विशेष फोकस रखने की बोल रहे हैं, इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अगला देखो भाई, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 जो योजना है उसमें कुछ संशोधन करके और अभी 2025-26 में जुलाई 2025 में जो है इस योजना को वापस जारी किया गया। ठीक है, इसमें जो पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत कुल 14.25 लाख रुपए की प्रतिकर राशि जो है उसको मंजूरी दी गई। इसी वजह से ये योजना चर्चा में रही। बाकी ये योजना कब से चल रही है भाई, 2011 से चल रही है, लेकिन इसमें 14.25 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इस वजह से आप लोगों को जो ये राशि है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा तो आप ध्यान रखना भाई, पीड़ितों और उनके आश्रित जो है उनको चिकित्सा व्यय, पुनर्वास और अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ लेना, ज्यादा विशेष नहीं है, जहां जहां विशेष है वहां मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो भाई, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का घर घर सोलर अभियान। अभी हमारी ये जो टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है TPREL है ना, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने जयपुर के अंदर घर घर सोलर अभियान की शुरुआत करी। कब करी भाई, 14 जुलाई 2025 को। और ठीक है, जयपुर से शुरुआत करी है और शुरू में इस अभियान के में 4 जिलों का, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, यानी 5 जिलों का चयन किया गया। ठीक है भाई, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा और बीकानेर 5 जिलों का इसमें चयन किया गया और जयपुर से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। लेकिन जयपुर से शुरुआत करने के बाद और 4 जिलों में और चलेगा। ठीक है, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा भाई, जो ये आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाने के उद्देश्य से इस योजना को बढ़ावा दिया गया है। इस टाटा पावर की राज्य की जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत जो हमारे जो विद्युत वितरण निगम की जो इकाइयां हैं उनके साथ समझौता किया है कि भाई अब हम हर घर है ना, घर के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने विद्युत वितरण निगमों के साथ में समझौता किया है। ये आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन किस कंपनी की सहायता से लगाया जाएगा, तो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की जो है ना, ये जो कंपनी है ये एक योजना चला रही है घर घर सोलर अभियान। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 125 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित की जाएगी। ठीक है, राजस्थान में अब तक 180 मेगावाट वाले 6600 रूफटॉप जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला हमसे क्या कह रहा है, जयपुर जिला प्रशासन का नरेगा आखर अभियान। नरेगा आखर अभियान जो है इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2025 को हुई थी। हमारे जो जयपुर के अंदर जो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका क्या उद्देश्य है भाई, ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत जो निरक्षर जो ग्रामीण है और जो नरेगा जो श्रमिक है उनको साक्षर करना, दक्ष करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सक्रिय करना और उनको डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाना। ठीक है, नरेगा आखर अभियान का ये उद्देश्य रखा गया। ठीक है, संचालन कौन करेगा तो आप इसको पढ़ सकते हो, ऐसे कोई विशेष जानकारियां नहीं है। अगला देखो भाई, RSLSA की सर्जन सुरक्षा योजना। अब आप कहोगे सर RSLSA क्या है, तो कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है उसने योजना शुरू करी है, सर्जन की सुरक्षा अभियान। इसमें क्या होगा भाई कि बालिका जन्म को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण देना, यानी कि प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत में, हर जिला जो है प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत में जो नवजन्मी जो बालिका है उसके जन्म पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे भाई, 11 पौधे लगाए जाएंगे। कोई पूछेगा आपसे कि ये सना सर्जन की सुरक्षा अभियान कौन सी है ना, किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हर जिले में एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा और 11 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए है ना, ये जो भ्रूण हत्या वाली जो समस्या है उनको कम करने के लिए ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक पहल है। कौन सी, सर्जन की सुरक्षा अभियान। अगला देखो भाई, स्टॉप डायरिया अभियान। स्टॉप डायरिया अभियान जो है ये 1 जुलाई से 15 अगस्त तक हम जानते हैं 1.5 महीने के आसपास चलाया गया। क्या उद्देश्य इसका, तो डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। ठीक है, इसकी थीम है कि दस्त रोग जो होती है, डायरिया एक प्रकार से दस्त रोग है, तो इसका उचित प्रबंधन करना और सुनिश्चित करना। इसमें 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको दस्त से बचाव के है ना परामर्श देना, उनको ORS की गोलियां घर घर जाकर वितरण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टॉप डायरिया अभियान कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। अगला देखो भाई, वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण व संवर्धन अभियान। वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण एवं संवर्धन अभियान, इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2025 को हमारे जो जयपुर के जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इनके द्वारा की गई। इसमें जो हमारे जयपुर की जो प्रजाति कौन सी, लिसोड़ा, क्या भाई, लिसोड़ा है, और एक उपज है आंवले है ना, इनका पौधारोपण करके शुरुआत की गई। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत ही जयपुर का जो प्रजाति वो तो हमारे ये जो पंचगौरव योजना के तहत ही है ना। जयपुर की प्रजाति क्या भाई, लिसोड़ा है और उपज क्या भाई, आंवला है।
इनके पौधारोपण करके जो जयपुर के कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी है जिले के पंचगौरव को प्रोत्साहन और संवर्धन देने के लिए। यानी जयपुर जिले में जो पंचगौरव योजना के तहत जो प्रजाति में लसोड़े का और हमारे जो उपज में आंवले का जो चयन किया गया, इनके पौधा लगाकर शुभारंभ किया गया और पंचगौरव योजना के तहत इनको विकास करना, इनका संवर्धन करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। ठीक है भाई। फिर हमारे विश्व जागरूकता, देखो भैया अगला पॉइंट देखो, विधिक जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम। विधिक जागरूकता एवं वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2025 को जमुआ रामगढ़ जयपुर में हुई है। इसमें 2025 में 14 बालिकाएं है ना, 2025 के अंदर जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है, उन 14 बालिकाओं के लिए वृक्षारोपण कर पौधों पर राखी बांधी गई और उन्हें हरित बालिका श्रेष्ठ पहचान पत्र दिए गए। ठीक है। कोई आपसे ये पूछेगा कि विधिक जागरूकता वो वृक्षारोपण अभियान जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? जमुआ रामगढ़ जयपुर से। कब की गई? तो कि 21 जुलाई 2025 को। कितनी बालिकाएं भाई? 14 बालिकाओं के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा। फिर हमारे अगला देखो भाई, अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना इसके आगे कि राजस्थान ने 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी करी और नीलामी करके राजस्थान देश में कौन से नंबर पे पहुंच गया भाई? पहले नंबर पर पहुंच गया। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किए गए जो हमारे पूरे देश के 500 जो ब्लॉक है आवंटित किए गए थे, इसमें राजस्थान देश के 20% से अधिक ब्लॉक यानी 103 ब्लॉक आवंटित किए गए। ठीक है। यानी पूरे देश के अंदर 500 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिसमें राजस्थान को 103 ब्लॉक मिले यानी 20% से अधिक। और 103 ब्लॉकों की मेजर नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है। 2024-25 में अकेले राजस्थान ने 34 ब्लॉकों की नीलामी करी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। 2025-26 में 15 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है और 12 ब्लॉकों की जो है वो प्रक्रिया जारी है। ठीक है। अगर देखो, अगर हम कहें कि अगर जो खनिज विभाग जो है उसको अगर इतना फायदा होगा तो उसमें रॉयल्टी राजस्व में भी एक वृद्धि होगी और रॉयल्टी राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले 9,228 करोड़ रुपए रहा इस बार, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 24% अधिक है। ठीक है। कोई पूछे कि ये इतना कोई काम की जानकारी नहीं है, हमको काम की जानकारी ये ध्यान रखनी है कि इस बार राजस्थान 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में पहले स्थान पर है। पूरे देश में टोटल 500 ब्लॉक आवंटित किए गए थे, जिसमें राजस्थान ने 103 जो मेजर मिनरल ब्लॉक है ना 20% से अधिक वो आवंटित किए गए। उसके साथ ही खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान को देश में पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो भाई आभा आईडी, आभा हम जानते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा आईडी जो है ये राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई। आभा आईडी का आप लोग ध्यान रखना कि 6.30 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी, कितने लोगों की आभा आईडी बनाई भाई? ये भी अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा गया, PYQ रहा है ना, PYQ हो चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान ने कितने लोगों की आभा आईडी बनाई भाई? 6.30 करोड़ लोगों से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। आभा जो होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, इसमें 14 अंकों की एक विशिष्ट आईडी होती है। कितने अंकों की होती है भाई? 14 अंकों की एक विशिष्ट आईडी होती है, जिसमें जो आमजन जो है, कोई भी इंसान जो है, उसके पूरे स्वास्थ्य का जो है हम कहें कि कच्चा चिट्टा जो है वो इस आभा आईडी के अंदर होता है। यानी ये इंसान कितनी बार हॉस्पिटल में आया, कितनी बार इसकी कौन सी बीमारी हुई, किस बीमारी के लिए कौन सा गोलियां दी गई वगैरह वगैरह, जो भी जानकारी जो है वो सब इस आभा आईडी के अंदर रहती है। फिर देखो भाई हमारा जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है उसमें बागिन जो मछली है T16 उसका स्मारक बना गया है। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, 29 जुलाई 2025 को हम टाइगर दिवस मनाते हैं और इसी टाइगर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो राजस्थान के जो वन और पर्यावरण राज्य मंत्री जो है संजय शर्मा, इन्होंने रणथंबोर के जोगी महल गेट पर है ना ये जो बागिन जो है मछली, इसके स्मारक का अनावरण किया है। ठीक है। हमारे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसमें बागिन जो थी ST2 उसको राजमाता का दर्जा देकर प्रदेश का पहला बागिन स्टेचू बनाया गया। ठीक है। वो हमसे पूछे कि प्रदेश का राजस्थान का पहला बागिन स्टेचू कहाँ है भाई? जो कि हमारे सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है। ST2 जो हमारे टाइगर थी उसको राजमाता का दर्जा देकर बनाया गया। उसके बाद हमारे जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व की जो बागिन थी उसका नाम मछली था T16, उसका भी स्मारक जो है उसका अनावरण जो है वो 29 जुलाई 2025 को संजय शर्मा द्वारा जोगी महल गेट पर किया गया। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये भी वापस अगली जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब जानकारी लगभग परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि बीकानेर जिले के जयमलसर में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका लोकार्पण हो चुका है। ध्यान रखना भाई, देश का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय जो है 11
जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कौन है भाई, किसने लोकार्पण किया भाई, अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और साथ में हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने किया। कहां पे किया भाई, बीकानेर के जयमलसर में। देश का पहला बालिका सैनिक कन्या विद्यालय, सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया, ध्यान रखना। इसका नाम क्या रखा गया भाई, पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी सैनिक विद्यालय। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। दोनों मैंने आपको लिखे गए हैं कि लोकार्पण किसने किया है, सेकंड ग्रेड में पूछा है और फर्स्ट ग्रेड में पूछा है भी इसका नाम क्या रखा गया, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए पूनम चंद्र राठी ने 108 करोड़ रुपए की भूमि दान में दी, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसमें है ना, ये पूर्णतया आवासीय विद्यालय होंगे, यानी यही खाना रहना पीना सब पढ़ना वढ़ना सब यही, 6ठी से 12वीं तक की जो बालिकाएं उनको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है। अभी हमारे बजट 2024-25 में घोषणा भी हुई है, यानी मैंने इसको साथ साथ में जहां मुझे लगा वहां मैंने बजट भी ऐड किया है, ताकि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। आपको बस इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना है, जितना हो सके इन्हीं नोट्स को आप लोगों को रिवाइज करना है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदे में रह सको। ठीक है, सभी संभाग मुख्यालय पर जो हमारे राजस्थान में जो 7 संभाग है, 10 संभाग से वापस 3 कर दिए गए, 7 कर दिए गए, तो ये 7 संभाग जो है इन सभी संभाग मुख्यालय पर सैनिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और हमारे देश का पहला जो बालिका सैनिक जो है ना कन्या विद्यालय, वो कहाँ पे, बीकानेर के जयमलसर में 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका लोकार्पण किया। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो भाई, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये अभी हमारे परिचालक वाला कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान में किस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, तो कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2024-25 के बजट में घोषणा भी हुई है कि एम्स दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम रिम्स कहेंगे, की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में संशोधन करके राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश लाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो कि जयपुर में कौन सा, एम्स दिल्ली की तर्ज पर रिम्स की स्थापना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी। ये अभी परिचालक वाले पेपर में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भैया, हमारे एक है ना, एक हमारे कार्यक्रम हुआ गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम। ध्यान रखना भाई, ये हमारे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वहां पर ये प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम में हुआ क्या विशेष, तो इस प्रोग्राम में ग्रैमी अवार्ड जो विजेता है कौन, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है, इनको और इनका जो पुत्र है तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट, इन्होंने प्रस्तुति दी है। ठीक है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इनके नाम ध्यान रखने, पंडित विश्व मोहन भट्ट और सम्राट जो है पंडित सलील भट्ट, इन्होंने अपने वीणा की प्रस्तुति दी। और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ भी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 8 जुलाई 2025 को। ठीक है भाई, जो विशेष है वो मैं आपको विशेष बताता जाऊंगा, बाकी आप लोगों को आराम से चलना है। राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन, ठीक है, किसने किया भाई, कारगिल कोई हमसे पूछे कि कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कब हुआ, कहां पे हुआ, तो कि राजस्थान विधानसभा परिसर में। किसने किया भाई, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। कब किया भी, 26 जुलाई 2025 को किया गया। कहां पे, राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका। ठीक है भाई, कारगिल युद्ध के अंदर जो हमारे 21 जो वीरांगनाएं जो थी उनको सम्मानित है ना, वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इसमें सिंदूर, एरिका पाम वगैरह ऐसे ऐसे पौधे लगाए गए। ठीक है भाई, अगला देखो, धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। क्या उद्देश्य है इसका, स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा को जीवंत केंद्र बनाना। कोई आपसे पूछेगा कि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने कहाँ किया, तो कि धौलपुर के अंदर किया। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो, हमारे टोंक जिले में स्थित हुआ, टोंक जिले में कौन सा पार्क स्थित, टोंक जिले में सीआईएसएफ जो पार्क है वहां पर पहली एल्बिनो सनफ्लावर गैलरी देखी गई। ये काफी चर्चा में भी थी, परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है। टोंक जिले में सीआईएसएफ जो पार्क है, ठीक है, सेंट्रल हमारे जो ये केंद्रीय है ना औद्योगिक सुरक्षा जो बल है, सेंट्रल है ना सीआईएसएफ जो पार्क है, उसमें नीम के पेड़ पर, कौन से पेड़ पर भाई, नीम के पेड़ पर हम कहेंगे कौन सी गिलेरी, एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी। वैसे तो ये जो गिलेरी है ये 1 लाख में एक होती है वैसे, है ना, इसलिए इसे दुर्लभ माना जाता है। ये पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में देखी जा चुकी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अभी भी दुर्लभ है, यानी ये गिलेरी बहुत आपको रेयरली दिखेगी, कभी कभी दिखेगी, इस वजह से इसको दुर्लभ माना जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अब देखो, प्रदेश का पहला समर्पित वन्य जीव ओवरपास कॉरिडोर, ये इंपोर्टेंट लगाना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। ठीक है, प्रदेश का पहला वन्य जीव ओवरपास जो कॉरिडोर है, भारत में पहली बार वन्य जीवों की आवाजाही के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वन्य जीव ओवरपास कॉरिडोर बनाया जाएगा।
ठीक है। ये हमारे राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन और चंबल घाटी जैसे इलाकों से गुजरेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर जो एरिया है इसका वो हमारे राजस्थान में रहने वाला है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बफर जोन और चंबल घाटी का जो आसपास का जो क्षेत्र है, संवेदनशील जो इलाका है, वहां से गुजरेगा। देश का पहला समर्पित ओवरपास कॉरिडोर, यानी कि हाईवे जो नीचे से निकाला जाएगा, ऊपर से जो है वन्य जीव इधर से उधर आ जा सकते हैं। कुल मिला के और कुछ नहीं है, पर्यावरण, ताकि वन्य जीवों को कम से कम हानि पहुंचे, कम से कम उनको है ना डिस्टर्ब में हमारे उनको डिस्टर्ब नहीं हो किसी भी बात पे। तो कि नीचे से गाड़ियां निकलेगी, ऊपर से जो पशु पक्षी हमारे जो पशु वगैरह है, जो वन्य जीव वगैरह, वो आराम से घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। उनको हाईवे को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से ये शुरू किया गया है। फिर देखो हमारे उदयपुर है ना, उदयपुर के अंदर कोऑप है ना, ध्यान रखना भाई, उदयपुर में कोऑप राइड सहकारी मॉडल पर आधारित बाइक ऑन रेंट सेवा, यानी अब बाइक भी कैसे मिलेगी भाई, रेंट पे मिलेगी। बाइक क्या मिलेगी भाई, रेंट पे मिलेगी। इसकी शुरुआत 28 जून 2025 को उदयपुर में सेक्टर नंबर 14 से की गई है। हमारे सहकारिता और नागरिक विमानन जो मंत्री गौतम कुमार दक्क, इन्होंने शुरुआत करी है। कोई आपसे पूछे कि है ना सहकारी मॉडल पर आधारित कोऑप राइड है ना बाइक रेंट ऑन सेवा की शुरुआत कहां से की गई भी, उदयपुर से की गई है, तो 28 जून 2025 को। ठीक है, जून का, लेकिन है ना थोड़ा सा जुलाई में हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चीजें छूट नहीं जाए, इसलिए हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला हमारे राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है। एआई का, हम जानते हैं कि एआई की जो है ना, एआई के जनक जॉन मैककार्थी को माना जाता है, और आज हमारी पूरी दुनिया एआई पर आधारित होने वाली है। अब हम खनिजों की खोज में भी एआई का प्रयोग कर रहे हैं, और एआई का प्रयोग करने वाली जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक है, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो शुभारंभ है, वो भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ से किया गया। 3 जिले इंपोर्टेंट लगाना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। कोई पूछेगा कि खनिजों की खोज के लिए एआई तकनीक का प्रयोग किन जिलों से शुरू किया जाएगा, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ से किया जाएगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हमारे राजस्थान में 82 खनिजों की पहचान हुई है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन या खनन किया जा रहा है। ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है। फिर देखो हमारे, फिर क्या करा है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इसकी घोषणा हमारे बजट 2025 से 20 में हुई थी कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। कुल 100 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे आदिवासी जो एरिया है, वहां पर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। और इसमें जो स्थानों का चयन किया गया है, ये स्थान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स के लिए भी चर्चा में रहा था ये, तो आप लोगों से पूछे जा सकता है कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत राजस्थान के कितने, है ना, हम कहेंगे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, और किन किन स्थानों का चयन किया गया। तो देखो भी, त्रिपुरा सुंदरी है, मानगढ़ धाम, 2 स्थान तो बांसवाड़ा के हैं, एक हमारे सीता माता अभ्यारण्य और गौतमेश्वर मंदिर जो प्रतापगढ़, 2 स्थान प्रतापगढ़ के हैं। चित्तौड़ का एक स्थान है मातृकुंडिया है, और एक हमारे ऋषभ देव जी उदयपुर है, एक हमारे बेणेश्वर धाम जो है डूंगरपुर के अंदर। यानी 2 स्थान बांसवाड़ा के हैं, 2 स्थान प्रतापगढ़ के हैं, एक चित्तौड़गढ़ का, एक उदयपुर का, एक डूंगरपुर का। ठीक है, इन स्थानों को मिलाकर कितने हो गए भाई, 4 3 7 स्थानों को मिलकर क्या बनाया जाएगा, हमारे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। और इसके लिए बजट कितना होगा भाई, 100 करोड़ रुपए का। फिर देखो हमारे जयपुर पुलिस और राजस्थान व्यापार उद्योग महासंघ 40 के मध्य एक समझौता हुआ। ये समझौता जो हुआ, ये किस लिए हुआ भाई, जो आपराधिक जो मामले होते हैं, इसमें गंभीर स्थिति के जो पीड़ित और पुनर्वास के लिए जयपुर जो पुलिस कमिश्नर कौन है भाई, बिजू जॉर्ज जोसेफ, और राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, इनके मध्य एक समझौता 8 जुलाई 2025 को हुआ है। इसमें जो हम जानते हैं कि विशेषकर जो बच्चे हैं, युवा है, या ड्रॉप आउट जो पीड़ित है, उनको पढ़ने के लिए, कौशल विकास के लिए, और व्यवसायिक उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये जो एक समझौता हुआ है, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि समझौता किस किस के बीच में हुआ है, तो कि जयपुर पुलिस और राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ के बीच में। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी इतने काम की जानकारी नहीं है। अब देखो भाई, ये अपने बहुत काम की जानकारी आने वाली है, बहुत काम की जानकारी है, सीधी सीधी सी परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या जानकारी है भाई, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है, इसके लिए 14 जुलाई 2025 को एक एमओयू हुआ है। किस किस के बीच में हुआ, तो कि हमारी जो राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड और राष्ट्रीय सहकार निर्यात लिमिटेड एनईसीएल के मध्य। ये भी हमारे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है कि किन 2 के बीच में समझौता हुआ है, तो कि राजफेड और एनसीईएल राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ। कब हुआ भाई, 14 जुलाई 2025 को। यानी कि हमारे राजफेड के जो प्रोडक्ट है, उनको अब हम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय या हम राष्ट्रीय स्तर पर उनको बेचने के लिए, उन उत्पादों के विपणन के लिए ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। देखो भाई, राजफेड का राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है, सुजिस में चर्चा में रहा है, और सुजिस में जो चीज चर्चा में रहती है वो एग्जाम में पूछ जाती है, तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है भाई, वैश्विक पहचान दिलाना और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि करना।
बाकी तो जानकारी आप पढ़ सकते हो, इतनी विशेष जानकारी नहीं है। समझौता किसके बीच में हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है भाई, अब देखो अगला, अगला हमसे क्या करा है, अगला पॉइंट, बिट्स पिलानी और सीईआरटी इनके बीच में एमओयू। हमारे बीट्स पिलानी जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे झुंझुनू के अंदर है, और बीट्स पिलानी जो इंस्टीट्यूट है, बीट्स पिलानी और सीईआरटी इनके बीच में एक समझौता हुआ है। ध्यान रखना भाई, हमारे जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया जो टीम है सीईआरटी और बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान जो है पिलानी के अंदर, इनके बीच में एक एमओयू पे एक हस्ताक्षर हुआ है। क्या हुआ भाई, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग जगत के जो कामकाजी जो पेशेवर है उनको साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, इतना कोई विशेष नहीं है, हमको ध्यान रखना है। 29 जुलाई 2025 को 8 सप्ताह का एक ऑनलाइन पेशेवर कार्यक्रम भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो समझौता कोई पूछे किसके बीच में हुआ, बिट्स पिलानी और सीईआरटी इनके बीच में हुआ। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, है ना, जो काम की चीजें उन पे हमको फोकस करना है, जो काम का नहीं उनको हमको छोड़ते हुए चलना है, ऐसा कोई विशेष हमको ध्यान नहीं देना है। डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन के लिए समझौता, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स, यानी हमारा जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है जयपुर के अंदर, है ना, ये अभी हमने चर्चा, है ना, हम एक तो रिम्स जो है वो भी जयपुर के अंदर बनेगा, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है जयपुर, इसने मुंबई के जो कोयटा फाउंडेशन के साथ में एक समझौता किया है। ठीक है, 24 जुलाई 2025 को। इस समझौते में क्या कहा गया है कि जो चिकित्सा छात्र है और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों की जानकारी देने, उनके प्रभावी उपयोग करने के प्रशिक्षित के लिए उनको हम जानते हैं कि डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करी है। यानी कि जो हमारे जो जो हम कहें कि मेडिकल जो छात्र है और जो जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको डिजिटल जो जो स्वास्थ्य उपकरण है उनकी पहचान कराने के लिए या उनको प्रभावी उपयोग करने के लिए ये समझौता हुआ है। यानी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और मुंबई के कोयटा फाउंडेशन के बीच में ये समझौता हुआ है। और किस लिए हुआ भाई, डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स के लिए। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमारे राजस्थान और यूएई की जो सरकार है उनके बीच में 3 लाख करोड़ का यूएई हुआ है ना, एमओयू साइन हुआ है। राजस्थान और यूएई सरकार है ना, संयुक्त अरब अमीरात जो सरकार है, राजस्थान सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच में 3 लाख करोड़ रुपए के एक निवेश पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो हस्ताक्षर है ये हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राजस्थान के तो भजनलाल जी शर्मा और यूएई के जो निवेश मंत्री है मोहम्मद हसन अली, इनके बीच में समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि राजस्थान ने किस देश के साथ में 3 लाख रुपए के एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, तो ये यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ में हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के भजनलाल जी शर्मा है, और हमारे यूएई की कौन है भाई, निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अली। ठीक है, और इसमें इसके तहत राजस्थान में 60 गीगावाट के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमारे आती है परियोजना और नीतियां। इन परियोजना और नीतियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट लगाना भाई, फलोदी जिले के अंदर, फलोदी जिले में गोरबिया सौर परियोजना, जिसका उद्घाटन 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया। कहाँ पे, ये बाप फलोदी के अंदर। ठीक है, फलोदी जिले में एक स्थान पड़ता है बाप या बापिनी, उसी में गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है, तो ये हमारे फलोदी जिले के अंदर है, बाप के साथ ना, बाप में ये विकसित की जा रही है। कोई पूछेगा आपसे कि कौन सी कंपनी विकसित कर रही है, तो ये जेलेंस्ट्रा इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें 435 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होने वाली है, और प्रतिवर्ष जो उत्पादन है वो 755 गीगावाट होने वाला है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को बॉक्स में जो जानकारी दी गई है, इंपॉर्टेंट जानकारी, ये भी आप लोगों को पढ़नी है कि अभी भी हमारे जून 2025 की एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, सौर ऊर्जा में तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अब तक राजस्थान ने 31,967 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर दी है, और पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर है, 31,967 मेगावाट स्थापित करके, और पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वें नंबर पर। ठीक है, सौर में पहला है, पवन में 5वां है। और कोई पूछे कि गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है भाई, फलोदी जिले के अंदर है। अब देखो भाई, ये हमारे थोड़ी सी काम की चीज निकल के आती है यहाँ से कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है। इस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए? 3 कंपनियों के साथ में, 3 जो केंद्रीय कंपनियां जो है, इन कंपनियों के साथ में समझौते किए गए। पहली कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। कौन सी कंपनी भाई? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत है ना, पार्टनरशिप, ध्यान रखना भाई, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का हिस्सा 74 रहेगा और 26 रहेगा हमारे राजस्थान सरकार का। जैसे हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो हमारे पचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी लग रही है, उसमें भी 74-26 की पार्टनरशिप है, तो वो की पार्टनरशिप हमारे इन कंपनियों में भी रखी गई है। ठीक है, इसमें 500 मेगावाट और की सौर परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। फिर हमारे ऑल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच में हुआ है, वो का वो समझौता 50-50 का 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है।
फिर हमारे गेल इंडिया लिमिटेड और वही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इनके बीच में 50-50 का समझौता हुआ है और 700 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी है, काम की चीजें ध्यान रखनी। फिर देखो ये हमारा जो ये जो राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 3 नीतियों को मंजूरी दी। 3 नीतियां कौन सी भाई? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति जो कि 31 मार्च 2029 तक के लिए जारी रहेगी, लागू हुई थी 2025 में, जारी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। इसमें हम जानते हैं कि सिटी शहरों में गैस की आपूर्ति उपलब्ध करवाना। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा विशेष नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे तो ध्यान पड़ जाएगा कि वर्ष 2025 में कुल 1.5 लाख गैस कनेक्शन पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद एक हमारी दूसरी पॉलिसी आई है हील इन राजस्थान। हील इन राजस्थान नीति जो है, इसके तहत राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। क्या उद्देश्य ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना, ऐसा कोई ज़्यादा खास और इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, खाली बस रीडिंग लगाने से हमारा काम हो जाएगा। एक हमारी तीसरी पॉलिसी कौन सी है भाई? नवीन टाउनशिप पॉलिसी, यानी जो नए जो शहरी विकास जो किए जाएंगे, यानी निवासी और औद्योगिक वाणिज्यिक और विशेष जो भूमि उपयोग के लिए जो ये नीति लाई गई है, इस नीति का क्या उद्देश्य होगा ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई भारी विशेष बातें नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये दो कुछ नीतियां हैं, एक बार इनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक हमारे राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो कि 29 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये जो इसके लिए नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, इसमें 2029-30 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, जिसमें 90 है ना सौर ऊर्जा के साथ 90 गीगावाट, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा के साथ 25 गीगावाट अभी हमारे वीडियो में पूछा गया था, और हाइड्रो पंप और बैटरी के लिए 10 गीगावाट का, है ना। टोटल कोई पूछे टोटल लक्ष्य कितना रखा गया है 2029-30 तक? 125 गीगावाट, जिसमें 90 गीगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से, 25 गीगावाट पवन ऊर्जा के माध्यम से और 10 गीगावाट हमारे पंप, बैटरी और इनके माध्यम से। ठीक है, एक हमारे आई नीति राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, जो कि 29 सितंबर 2023 को जारी हुई थी और 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी। कभी कभी हमसे लागू कब तक रहेगी ये भी पूछा जाता है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये भी समझौता इसके बीच में हुआ है। और इसमें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक रखा गया भाई? 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, उसके बाद हमारे सरकारी भवनों की जो सुरक्षा, अभी हमारे झालावाड़ में जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मृत्यु हुई थी, पिपलोदी गांव जो है झालावाड़ में, उसमें लगभग 7-8 बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो उस मृत्यु के बाद में, है ना, थोड़ी सी राजस्थान सरकार की नींद उड़ी है और उन्होंने अब ऐसा किया है 15 जून से पहले जैसे गर्मी की छुट्टियां खत्म होगी, 15 जून से पहले सब स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और उस निरीक्षण में देखा जाए कि कौन सी स्कूल जो है वो सही अवस्थिति में नहीं है, और अगर नहीं हो तो फिर उसको है ना, उसको रिनोवेट कराया जाए, उसको सही कराया जाए। तो कि हम पूछे राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और जिला स्तरीय के समिति के अध्यक्ष हमारे जिला कलेक्टर होंगे। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर हमारे मुख्य जो नियुक्तियां हुई है उन मुख्य नियुक्ति में ध्यान रखना भाई। श्री राम कलपति राजेंद्रन जो है ये हमारे राजस्थान के उच्च 43वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन वर्तमान में तो ये भी नहीं रहे, है ना, संजीव प्रकाश शर्मा आ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेना भाई। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति करी थी, 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई थी, और हमारे मुख्य न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 219 में मिलता है। इनकी नियुक्ति का जो वारंट है सेकंड ग्रेड ग्रुप ए में पूछा गया था कि इनकी नियुक्ति का जो वारंट है वो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पढ़कर सुनाया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। बाकी वैसे अभी हट चुके हैं, अभी हमारे संजीव प्रकाश शर्मा जो है वो हमारे कार्यवाहक न्यायाधीश बन चुके हैं। फिर हमारे राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हुए? राजीव कुमार शर्मा। हम जानते हैं कि हमारे पहले जो डीजीपी उत्कल रंजन साहू थे वो आरपीसी के अध्यक्ष बन गए। अब जब आरपीसी के अध्यक्ष बन गए तो वो पोस्ट खाली हो गई, तो अब हमारे नए डीजीपी कौन बन गए? राजीव प्रकाश शर्मा। तो एक बार ये भी आप लोग देख लेना। उसके बाद हमारे जस्टिस मदन गोपाल राठौड़ जो है उनको ना रेरा का अध्यक्ष बनाया गया, रियल स्टेट अपील अधिकरण का अध्यक्ष। ठीक है ना, रेरा नहीं, राजस्थान रियल स्टेट अपील ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे सुरेश कुमार अग्रवाल को एमडीएसयू यूनिवर्सिटी का कुलगुरु नियुक्त किया। कोई पूछे कि एमडीएसयू यूनिवर्सिटी जो इसका कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? सुरेश कुमार अग्रवाल को। ठीक है, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 और न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है 22 जुलाई को, और 7 न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति के बाद राजस्थान के अंदर जो 50 जो संख्या है, यानी राजस्थान में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 49 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।
तो कि लगभग दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 40 के पार राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या पहुंची है। और इस बार हमारे राजस्थान में 4 महिला न्यायाधीश। कितनी महिला न्यायाधीश कोई पूछे कितनी है? 4 है। रेखा बोराना, शोभा गुप्ता, नूपुर भाटी और संगीता शर्मा। इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। हमारे जो रालसा है, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके सहयोग से है ना सर्जन की सुरक्षा अभियान जो चल रहा था कि एक बच्ची के जन्म पर 11 पेड़ लगाए जाएंगे, है ना, 11 पौधे लगाए जाएंगे। एक जिले में एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा और 11 पौधे लगाए जाएंगे। क्योंकि उसी रालसा के जो हम कहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष कौन है भाई? संजय प्रकाश शर्मा। कौन है भाई? संजीव प्रकाश शर्मा। इनका भी हमें ध्यान रखना है। एक हमारे जस्टिस मदन गोपाल जो है, इनको रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, हम देखो इधर हमको दो चीजें आई। यहाँ हमसे पूछे कि मदन गोपाल राठौड़, इनको रियल स्टेट अपीली अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मदन गोपाल राठौड़ को। एक हमसे यहाँ पूछे कि मदन, है ना, एक हमसे यहाँ पूछे मदन गोपाल, ये रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, दोनों में हमको ध्यान रखना। सुरेश कुमार अग्रवाल हमारे MDSU के कुलगुरु। अब देखो भाई, खेल खिलाड़ी वाला जो टॉपिक है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी देखते हुए चलना है। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी हो गई है ना। पहली अंडर-18 यूथ नेशनल कबड्डी जो चैंपियनशिप है, ये हरिद्वार के उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई उससे हमको मतलब नहीं, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फाइनल मैच में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता? हमारे हरियाणा ने जीता। ठीक है, हरियाणा ने राजस्थान को हराकर। इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो टीम फर्स्ट आएगी वो स्वर्ण पदक जीतेगी, जो सेकंड आएगी वो रजत पदक जीतेगी। तो कि राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। फिर हमारी 36वीं राज्य स्तरीय जूनियर प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा? देखो भाई, राजस्थान के कुछ खिलाड़ी है, हमारे जयपुर की जो विधि सानिडी है। कौन है भाई? जयपुर हमारे जो है ना विधि सानिडी जो है उदयपुर की, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड के तहत इनको एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। फिर हमारे टोंक की दक्षिणा जोशी है, परिणीति सिंह चौधरी है और जयपुर के स्टार स्विमर है कृष्णादित्य, इनको भी सम्मानित किया गया। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर हमारे 7वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, हमारे इसमें राजस्थान के जो महेंद्र गुजर है, इन्होंने भाला फेंका। भाला कितने मीटर फेंका भाई? 63.89 मीटर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई, चलो इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हमारे ये राजस्थान के पदक विजेता निम्न है। ठीक है, इसमें है ना स्वर्ण पदक विजेता, ये आप ये इनको बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इतना कोई विशेष नहीं है, बस ये चीज़ें हैं कि बार बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि सर वैसे भी क्लास 1 मिनट 10 है ना, मतलब थोड़े क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को भी। और चीज़ें वो की वही है, आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद है। अब देखो भाई, ये वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स, इनका आयोजन ध्यान रखना भाई। हम जानते हैं कि अमेरिका का जो बर्मिंघम जो शहर है, उसमें प्रतियोगिता हुई थी। इसमें राजस्थान ने कुल 29 पदक जीते, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। कुल मिला के कितने पदक जीते? 19 पदक जीते। इसमें से किस किसने पदक जीता? ध्यान रखना भाई, ये अभी उमा चौधरी जो है, ये सेकंड ग्रेड में पूछी गई थी। उमा चौधरी सेकंड ग्रेड में पूछी गई थी, इसलिए ध्यान रखना इन सब के नाम। ठीक है, ब्रिजेश यादव बॉक्सिंग है, राजबाला आर्म्स रेसलिंग है, अजय सिंह तैराकी है, आदर्श गड़सा एथलेटिक्स है, छगन मीणा कुश्ती है, हमारे उमेश लांबा एथलेटिक्स है, कृष्णा शर्मा बॉक्सिंग है, कसनार चौधरी शॉट पुट है, हमारे चतुरु एथलेटिक्स है और दिलीप कुमार मालव कराटे और उमा चौधरी जेवलिन थ्रो है। क्योंकि राजस्थान ने कुल इस पुलिस एंड फायर गेम्स में 29 पदक जीते हैं, 17 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक। फिर हमारे पहली बार राजस्थान स्टेट ओपन टूर्नामेंट चैंपियनशिप हुआ है ना, जो हमारे तीरंदाजी टूर्नामेंट जो हुआ है, ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ हुई भाई? हनुमानगढ़ के खुशहाल दास विश्वविद्यालय के अंदर, जिसमें हमारे एक ना गंगानगर के अमनदीप कौर, धौलपुर के मनीष यादव, सीकर के स्वाति दूधवाल और हमारे पुलकित काजला, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको ये स्वर्ण पदक विजेता रहे। उसके बाद हमारी 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता रही है। इस 24वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल 3रा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान भाई? 3रा स्थान। एक बार आप पढ़ोगे तो आप लोगों को ये वैसे समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी विशेष चीजें नहीं है, बस पढ़ने वाली चीजें। फिर हमारे भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला पहलवान। ठीक है, बीच कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी भाई? भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई। 65 किलो कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी भाई? 65 किलो कैटेगरी में अंडर एशियन कुश्ती के अंदर। ठीक है, फिर हमारे श्याम सुंदर स्वामी जो है बीकानेर के, उन्होंने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आप लोग इसको पूरा पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आस्था माथुर जो है, इनको BCCI जो है उसके मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बन गई।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी है भाई? आस्था माथुर। पहली कौन है भाई? मीनाक्षी बंसल। पहली कौन है भाई? मीनाक्षी बंसल। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद और हमसे क्या करा है, 5 से है ना, ये आप लोग पढ़ लेना। जयपुर के स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा, इन्होंने गर्ल्स अंडर 18 का खिताब भी जीता है। ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, बस आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों को याद होगी। ठीक है, जयपुर के सुखमन सिंह, इन्होंने ये जो हमारे जो ओपन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें रजत पदक जीता है। नरेश कुमार शर्मा कोर बॉल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ललित कलाल राजस्थान हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आशा और नंदिनी ने जीता स्वर्ण और रजत पदक। इसको आप एक बार आप पढ़ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जयपुर की आशा उपाध्याय और नंदिनी शर्मा ने, यानी आशा उपाध्याय ने तो स्वर्ण पदक जीता और नंदिनी शर्मा ने रजत पदक जीता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पद्मश्री से सम्मानित जो एक हमारे जो प्रसिद्ध अर्जुन सिंह जी शेखावत, इनका निधन हो चुका है। इस साल इनका निधन हुआ था। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2006 में शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार से, 2009 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह शेखावत का निधन हो गया। ये मैंने कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आपको जवाब देना है, और जवाब देके आपको, आप अगर आप ना जवाब दे सको तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको नीचे यहाँ जवाब देना है। ये जो 3-4 प्रश्न है, एक हमारे सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई तक पूरे राज्य में लागू हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। ठीक है, इस पहल का कौन सा हिस्सा नहीं था भाई? कर्मचारियों के मामले का निपटारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल कनेक्शन या पशु टीकाकरण। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद 2-3 प्रश्न और थे इसमें 2-3 प्रश्न और क्या क्या थे भाई? ये देखो, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। इसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, फिर हमारे राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया? रामी देवी रामनारायण राठी, करणी माता, जालपा देवी या रामता देवी जगदीश डाटा। इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ये प्रश्न आप लोगों के लिए अभी जुलाई 2025-26 से जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे या आगामी या हम कहेंगे परीक्षा में पूछे गए, वो मैंने यहाँ पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करी। अब देखो भाई, उन गाँवों का सही चयन कीजिए जिनके नाम से जून 2025 में जिनके नाम रामसर साइट में जोड़े गए। मैनार, खींचन, केवलादेव और गजनेर। अब ये 4 में से किन के नाम अभी रामसर साइट में जोड़े गए, इसका भी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जुलाई 2025 में आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, आभा आईडी हम जानते हैं 6.30 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाई, और आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, इनके आप लोगों को मुझे जवाब देना है। ठीक है भाई, इसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, तो एक बार थोड़ा सा इन पे हम निगाह डाल देते हैं। ये आप लोगों को जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है इन प्रश्नों के। देखो भाई, भारतीय वायुसेना का जैगवार फाइटर जेट 9 जुलाई 2025 को चूरू के भानुदा गांव के पास क्रैश हो गया। इसमें हमारे सुमेरपुर पाली के निवासी थे फ्लाइटेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा, उनका देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद केरली आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा पहला प्रामाणिक केयर आयुर्वेद वेलनेस जो ट्रीटमेंट सेंटर है वैशाली नगर जयपुर में खोला जाएगा। उसके बाद ये आप ये लाइन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान की पहली इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स जो लैब है, ये निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। वहीं राजस्थान की पहली एआई लैब जो है वो बीकानेर के अंदर। देखो भाई, इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स जो लैब है ये निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है, और हमारी पहली इंडियन एआई लैब वो बीकानेर के अंदर स्थापित की जाएगी। उसके बाद मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर की जाएगी, और मिशन मधुहारी की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को की गई थी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये जो हमारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है हमारे अभी शीशे जस्ते का दोहन करती है, इसने 12 जिले में जो रामगढ़ संरक्षण रिजर्व है उसके एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑपरेशन हेलीबोर्न चर्चा में रहा है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। हमारे प्रसिद्ध हलगुजा वादक जो कि हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है भाई, है ना, रामनाथ चौधरी नाग से अलगोजा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने 5 मिनट और 5 सेकंड तक नाग से अलगोजा बजाकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है भाई, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दोस्तों, ये हमारी राजस्थान सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित जो किताब है ये मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इस किताब का जो है फोटो दिखाएं और आप उनसे ये किताब ले सकते हैं। दोस्तों, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का अब तक
सबसे लेटेस्ट डेटा जो है वो इस किताब में समाहित किया गया है। आप लोगों के लिए किताब बहुत ही रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि इसमें खेल खिलाड़ी वर्ष 2024-25 के जितने भी इंपॉर्टेंट खेल खिलाड़ी थे वो इसमें समाहित किए गए। प्रतीक चिन्ह है, मुझे पता है कि दोस्तों अब तक आप चाहे कितने भी कोई सी भी किताब पढ़ो उसमें प्रतीक चिन्ह की डेटें सही नहीं है, यानी प्रतीक चिन्ह की डेटें ऐसे सही नहीं है कि चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 12 दिसंबर 1983 को दिया गया था, लेकिन दूसरी किताबें बता रही कि 12 मई 1981 को दिया गया है ना, मई 1981 को, जबकि उसको दर्जा जो है वो 12 दिसंबर 1983 को दिया गया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इधर उधर मिसमैच कर सकती है, आपको डेटा इधर उधर कर सकता है। तो कि उस डेटा को हमने बहुत ही ऑथेंटिक प्रामाणिक साइटों से हमने उस डेटा को लिखने की कोशिश करी है। तो कि इस किताब में आप लोगों को चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे नगर स्थल हो, उद्योग संबंधित जो योजनाएं हैं, उद्योग जो है बहुत ही शानदार व्यवस्थित, बहुत एकदम सारगर्भी जो जानकारी वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। ये किताब मात्र 130-140 रुपए की रेट में आपको किताब में आपको मार्केट में मिल जाएगी। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किताब होने वाली है और रेट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में आप लोगों के सिलेक्शन में ये जो किताब है ये बूस्टर डोज के रूप में काम करने वाली है। तो ये आज की हमारे जो जुलाई महीने के जो करंट अफेयर्स है वो ये समाप्त होते हैं, लेकिन हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज है इसी तरह के जो अब शुरू हो चुकी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। आज हमारा जुलाई का करंट अफेयर्स पूरा हो गया। आगामी दिनों में आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और है ना, आप लोगों को ऐप से ये जो नोट्स अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकलाई है तो आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा देना। आप और अगर अभी तक कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स आधारित टेस्ट सीरीज अगर नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना दोस्तों। टेस्ट जो है वो ऐप में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेरी क्लासें देखनी है। क्लास देखने के साथ साथ आपको अपने नोट्स को नीचे नीचे अंडरलाइन करते हुए चलना, ताकि आपको पता चले कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको हर एक चीज़ का आइडिया रहे। जहाँ जहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए हैं वहाँ आपको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये जो करंट अफेयर्स है सुजस सार संग्रह पर आधारित है, यानी सुजस का जो एक सुजस की जो रिपोर्ट है उसको हमने डीप स्टडी करके इसमें समाहित किया गया है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आजकल सुजस सार से तो प्रश्न आते ही है, ये हमको ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात है कि ये जो करंट अफेयर्स का जो ऐसा भाग है ये आपको लोगों से 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने वाला भाग होने वाला है। तो कि आपको इसको सीरियस लेना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। और करंट अफेयर्स एग्जाम के लास्ट में 5-7-10 दिन में पढ़ने का विषय नहीं है। ये आपको हमेशा अप टू डेट रखने वाली जानकारियां होती है जो आपको साथ साथ में पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हमने शुरू से नहीं पढ़ा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी अब हम जनवरी महीने से डेली का डेली करंट अफेयर्स जो वो जल्दी आप लोगों के एक नया नवाचार शुरू करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको रोजाना का रोजाना करंट अफेयर्स हम उपलब्ध करवाएंगे। बस आप लोगों का प्यार, स्नेह और विश्वास हो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना, अपने सभी उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत थी और जिनकी तैयारी में जो क्लास है वो 4 चांद लगवा सकती है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस बुक को, है ना, इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अपने भाई अतुल पारी को प्यार दीजिएगा और इस किताब को अपनी बुक लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। निश्चित ही आपकी तैयारी को ये एक अच्छी धार लगाने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे 50 दमदार वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।